दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश जो कभी खुद को ताकतवर, आत्मनिर्भर और रणनीतिक खिलाड़ी समझता था, एक दिन वही देश एक कटोरी गेहूं के लिए दूसरे देश के दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, और वो भी उसी देश के सामने जिसे उसने कभी दुनिया के सामने बदनाम करने की कोशिश की थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस खबर की बात करने वाले हैं वो सिर्फ अनाज की नहीं है, बल्कि ये कहानी है गुस्से की और उस फैसले की जिसकी कीमत आज एक पूरा देश चुका रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं तुर्की की, लेकिन इस बार मुद्दा सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि पेट की आग तक पहुंच चुका है, क्योंकि तुर्की आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां पर महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। तुर्की की बेकरी पर लंबी लंबी कतार लगी हुई है, और अब सवाल ये नहीं है कि तुर्की के हालात कैसे सुधरेंगे, बल्कि असली सवाल तो ये है कि देश के करोड़ों लोगों को रोटी कैसे मिलेगी। और अगर आज हम तुर्की के हालात ऊपर से देखें तो यह सिर्फ सूखे और पानी की कमी की कहानी नहीं है, बल्कि सच्चाई और भी डरावनी है, क्योंकि पिछले 65 सालों में तुर्की में इतना भयानक अकाल अभी तक नहीं आया जितना वो आज देख रहा है। और हालात ये हैं कि देश की करीब 88% जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, खेतों में दरारें आ चुकी हैं और किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। और संयुक्त राष्ट्र भी चेतावनी दे चुका है कि अगर तुर्की का यही हाल रहा तो 2030 तक तुर्की में खाने के हालात काफी ज्यादा संकट में आ जाएंगे। और आज तुर्की में इन्हीं हालातों ने पूरे संतुलन को बिगाड़ दिया है, और तुर्की की करेंसी भी काफी ज्यादा नीचे गिर चुकी है। और जब किसी देश की करेंसी नीचे गिरती है तो वहाँ के हालात और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। हर एक सामान महंगा हो जाता है, खाद्य वस्तुओं से लेकर खनिज पदार्थ तक हर एक चीज की महंगाई में काफी ज्यादा उछाल आता है। क्योंकि दोस्तों 2 साल पहले तक ये कहा जाता था कि तुर्की को बाहर से देखने वाले अक्सर ये मान लेते थे कि वो गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर देश है, क्योंकि आंकड़ों में करीब हर साल 2 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन दिखता था। लेकिन सच्चाई ये है कि तुर्की की आबादी और उसकी खाने की आदतें इस उत्पादन से कहीं ज्यादा भारी पड़ती है, क्योंकि वहाँ रोटी सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि सुबह से लेकर रात तक हर प्लेट में गेहूं किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। और यही वजह है कि तुर्की को अपनी जरूरत का 60 से 65% गेहूं बाहर से मंगवाना पड़ता है, और यही निर्भरता आज तुर्की के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। दोस्तों, कई साल तक तुर्की अपने गेहूं की जरूरत को रूस और यूक्रेन से पूरा करता था, और दोनों देश सस्ते भी थे, सप्लाई स्थिर थी। लेकिन फिर युद्ध हुआ और एक झटके में पूरी व्यवस्था बिगड़ गई, क्योंकि इसके बाद जहाज रुक गए, सप्लाई चेन टूट गई और तुर्की के गोदाम खाली होने लगे। और ऐसे में उसकी नजर उस देश पर पड़ी जो गेहूं का उत्पादन करने के मामले में दूसरे नंबर पर है, यानी कि हमारा भारत। और फिर यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया, जिसकी उम्मीद शायद खुद तुर्की को भी नहीं थी। दरअसल भारत ने पिछले कुछ सालों में यह साफ कर दिया है कि वो पहले अपने लोगों की थाली देखता है, फिर उसके बाद दुनिया का पेट भरता है। और जब हालात बेहतर होते हैं तो वो मदद करने से भी पीछे नहीं हटता। यही वजह है कि 2025 के बाद भारत ने खाड़ी देशों से लेकर एशिया और यूरोप तक गेहूं की सप्लाई शुरू की। लेकिन जब तुर्की की बारी आई तो भारत ने कदम रोक दिए। बाहर से देखने वाले लोगों को ये फैसला सख्त लग सकता है, लेकिन इसकी जड़ें 2022 में छुपी हैं, क्योंकि साल 2022 वही साल है जब तुर्की ने भारत से 56,000 टन गेहूं मंगवाया था। वहाँ से जहाज रवाना हुए और भारत ने समझा कि एक नया भरोसेमंद और व्यापारिक रिश्ता बनने जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो जहाज तुर्की में पहुंचे तो फिर वहां से ऐसा जवाब आया जिसने नई दिल्ली को चौंका दिया, क्योंकि दरअसल तुर्की ने खेप लेने से इनकार कर दिया, और इसकी वजह बताई गई एक वायरस जिसका नाम था रुबेला वायरस। और उस एक फैसले ने सिर्फ एक जहाज नहीं लौटाया, बल्कि 2 देशों के रिश्ते में दरार डाल दी। क्योंकि ये कहानी यही खत्म नहीं होती। दरअसल तुर्की ने सिर्फ खेप लौटाकर ही बात खत्म नहीं की, उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि भारत का गेहूं खराब है, क्योंकि वो बीमारियों से भरा हुआ है और कोई भी देश इसे ना खरीदे। और ये भारत की साख पर सीधा हमला था। लेकिन उसके बाद भारत ने जो किया उसने तुर्की की आंखें खोल दी हैं, क्योंकि भारत ने उस गेहूं की जांच दुनिया के सबसे भरोसेमंद लैब में करवाई, और रिपोर्ट्स में सामने आया और यह साफ हो गया कि यह आरोप झूठे हैं, क्योंकि रुबेला वायरस इंसानों में होता है, न कि फसलों में। और इस झूठ का सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब वही गेहूं इजराइल जैसे देश ने बिना किसी सवाल के खरीद लिया। और फिर उस दिन के बाद से भारत ने तुर्की को सिर्फ एक खरीदार के रूप में नहीं, बल्कि एक अविश्वसनीय साझेदार के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि आज जब तुर्की सच में संकट में है तो भारत भावनाओं में बहने को तैयार नहीं है, क्योंकि तुर्की ने उस गेहूं में बीमारी बताकर उसे लेने से मना कर दिया था। और तभी से भारत ने ये सोच लिया था कि अब तुर्की को गेहूं नहीं बेचना है, जबकि इस गेहूं को इजराइल ने बिना किसी दिक्कत के खरीद लिया था, क्योंकि इजराइल को भारत पर पूरा भरोसा है। भारत अपने व्यापार में ना ही कोई समझौता करता है और ना ही कोई गद्दारी। और अगर
हम इस पूरी कहानी को थोड़ा गहराई से समझे तो फिर साफ नजर आता है कि यह मामला सिर्फ गेहूं का नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति का संकेत भी है, क्योंकि आने वाले सालों में पानी और अनाज वही हथियार होंगे जो कभी तेल हुआ करता था। और तुर्की आज उसी सच्चाई का जीता जागता उदाहरण बन चुका है, क्योंकि जिस देश ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे रोटी के लिए दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, लेकिन आज वही देश अपनी गलतियों की कीमत चुका रहा है। और भारत इस कहानी का पूरा केंद्र इसलिए है क्योंकि आज भारत उत्पादन में नहीं बल्कि निर्णय लेने की ताकत में भी मजबूत हो चुका है। और भारत अब वो देश नहीं रहा जो हर मांग पर झुक जाता था, क्योंकि भारत ने ये साफ कर दिया है कि व्यापार भरोसे पर होता है और भरोसा टूटने के बाद सिर्फ जरूरतें उसे वापस नहीं ला सकती। आज दुनिया के कई बड़े देश भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, क्योंकि भारत के पास सिर्फ अनाज नहीं है बल्कि स्थिरता है। लेकिन यही स्थिरता तभी बनी रहती है जब फैसले भावनाओं में नहीं बल्कि अनुभव के आधार पर लिए जाते हैं। और तुर्की अगर आज मदद मांग रहा है तो यह सिर्फ उसकी कमजोरी नहीं बल्कि भारत की मजबूती का संकेत है। लेकिन दोस्तों, मजबूती का मतलब ये नहीं है कि हर दरवाजे को खोल दिया जाए, बल्कि यह समझा जाए कि किसके साथ भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि तुर्की की हालात सिर्फ सूखे और 2022 की गलती की वजह से खराब हुई है, तो फिर अभी भी आप आधी सच्चाई जानते हैं, क्योंकि असली झटका तो सितंबर 2025 में लगा, क्योंकि जब तुर्की की सरकारी अनाज बोर्ड में जो खुलासा हुआ उसने देश भर को हिला दिया है। क्योंकि अधिकारियों और निजी कंपनियों की मिली रिपोर्ट में गेहूं की जमकर कालाबाजारी की जा रही थी, गोदाम भरे जा रहे थे लेकिन बाजार में कमी दिखाई जा रही थी ताकि कीमतें बढ़े और मुनाफा कमाया जा सके। यानी दोस्तों, एक तरफ तो देश सूखे में जूझ रहा था और दूसरी तरफ उसके अपने ही लोग उसे लूट रहे थे। और जब हालात हाथ से निकलने लगे तो फिर तुर्की ने अपने दोस्तों की तरफ मदद मांगी। सबसे पहले पाकिस्तान, जिसकी दोस्ती के दावे हमेशा मंचों पर गूंजते हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि पाकिस्तान खुद ही बड़े संकट से जूझ रहा है। वहाँ पर हर महीने लाखों टन गेहूं आयात करना पड़ता है और वहाँ पर अपने ही लोगों का पेट भरना मुश्किल था। तो फिर पाकिस्तान तुर्की की मदद कैसे करेगा? और फिर इसके बाद नजर गई अजरबैजान पर, क्योंकि तुर्की को लगा कि अजरबैजान उसकी सहायता करेगा, लेकिन अजरबैजान के पास संसाधन बहुत कम थे, इसलिए वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिल पाई। मतलब कि दोस्तों, हर तरफ से तुर्की के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। तुर्की में हालात काफी ज्यादा बिखर चुके हैं और तुर्की अपनी रोटी के लिए काफी ज्यादा तरस रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से तुर्की को गेहूं देने के लिए साफ इनकार कर दिया गया है। दोस्तों, भारत जो कर रहा है वो कोई समझौते में नहीं बल्कि तुर्की ने भारत के साथ जो गद्दारी की है उसी गद्दारी को भारत ने अपने ऊपर सीधा हमला माना है। क्योंकि तुर्की ने खुले मंचों पर यह कहना शुरू कर दिया था कि भारत के गेहूं में बीमारी है, उसे कोई भी ना खरीदे। और इसलिए अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि तुर्की की अर्थव्यवस्था काफी नीचे जा चुकी है, करेंसी में गिरावट आई है और जब किसी देश की मुद्रा गिर जाती है तो फिर पूरा देश ही संकट में आ जाता है। और अब यही हाल तुर्की में देखने को मिल रहा है, क्योंकि तुर्की का हर एक क्षेत्र गेहूं की समस्या से जूझ रहा है और इसी परेशानी ने तुर्की को अंदर ही अंदर खोखला बना दिया है। लेकिन दोस्तों, अभी भी सवाल ये नहीं है कि तुर्की को गेहूं मिलेगा या फिर नहीं, बल्कि असली सवाल तो ये है कि क्या भारत और तुर्की के रिश्ते फिर से मजबूत बन पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।